नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश टांडे आप सभी का टॉप ऑफिसर क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं राजस्थान इतिहास की महत्वपूर्ण क्लास। राजस्थान या स्टेट लेवल के हमारे जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वो सभी के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आज सिलेबस के बारे में एनालिसिस करेंगे कि हमारे सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। ये हमारे आरपीएससी द्वारा जो सिलेबस आयोजित किया हुआ है, तो ये हमारे सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैं बात करूँ हमारे राजस्थान हिस्ट्री, तो राजस्थान हिस्ट्री को अध्ययन की दृष्टि से बड़े बड़े 3 भागों के अंदर बांटा हुआ है। 3 कौन कौन से भाग हैं उनके बारे में देखते हैं। एक है हमारे प्राचीन इतिहास, प्राचीन राजस्थान का इतिहास। एक आता आपका मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास। एक आता हमारा आता आधुनिक राजस्थान का इतिहास, या 19वीं या 20वीं शताब्दी का इतिहास भी जिसके नाम से जानते हैं। मैं सिलेबस के बाद बात करूं तो हमारे पहले आते हैं, हम प्राचीन इतिहास के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। सिलेबस के अंदर है राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल, पूरा पाषाण एवं ताम्र पाषाण एवं कांस्य युगीन तक। और सिलेबस में बात करूँ आगे ऐतिहासिक राजस्थान में जैसे आता है आपके प्रारंभिक ईस्वी काल से लेकर महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र प्राचीन राजस्थान में समाज, धर्म एवं संस्कृति। यानी मैं आपको बताऊँ तो हमारे जैसे राजस्थान के अंदर जो सभ्यताएं हैं, सिविलाइजेशन है, उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमारे आहट सभ्यता हो गई, कालीबंगा हो गई, गिलुंड हो गई, सोनारी हो गई। तो ये सभी सभ्यताओं के बारे में हम जो प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। मैं आगे बात करूँ आपके मध्यकालीन राजस्थान की बात करूँ। मध्यकालीन राजस्थान के अंदर हमारे जो सिलेबस के अंदर है वो है हमारे प्रमुख राजवंश। क्या है? प्रमुख राजवंश। और प्रमुख राजवंशों के अंदर कौन कौन से हमारे, तो हमारे राजस्थान हिस्ट्री के अंदर प्रमुख 6 राजवंश है। कौन कौन से हैं? पहले आपके आते हैं गोहिल, प्रतिहार, चौहान, परमार, राठौड़, सिसोदिया। ये सिसोदिया या गोहिल एक ही राजवंश होता है। कछवाहा। मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था के बारे में, उनके बारे में पढ़ना है। यदि मैं बात करूं आपको कि 6 कौन कौन से हमारे राजवंश हैं, तो पहला आता है आपका गोहिल। गोहिल या सिसोदिया राजवंश। 2 नंबर पर आता है आपका राठौड़। आपके आते हैं चौहान राजवंश हमारे सिलेबस में। मैं बात करूं आपके कछवाहा डायनेस्टी हमारे सिलेबस में। 2 छोटे छोटे राजवंश और है हमारे सिलेबस में। एक आता आपका परमार, एक आता आपका प्रतिहार। ये 6 हमारे हैं जो आरपीएससी के सिलेबस के अंदर 6 प्रमुख राजवंश हमारे दिए हुए हैं। इन राजवंशों की हमें आपकी राजनीतिक, सांस्कृतिक, राजस्व, ये सभी गतिविधियों के बारे में पढ़ना है। मैं आगे आपके सिलेबस में बात करता हूँ। तो ये हमारा हो गया मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास। और मैं आगे आपके आधुनिक राजस्थान या 19 से 20 शताब्दी के इतिहास की बात करूँ तो उसके अंदर हमारे कौन कौन से सिलेबस के अंदर है। एक हमारे रहता आपके राजस्थान, आधुनिक राजस्थान का उदय 19वीं 20वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान में सामाजिक जागृति के कारण राजनीतिक जागरण, समाचार पत्र, राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका। 20वीं शताब्दी में जनजातीय किसान आंदोलन। 20वीं शताब्दी के आपके देशी रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण। ये हमारे आपके जो टॉपिक है मैं आपको वापस लिखा देता हूँ एक साइड। एक आता आपका हमारे सिलेबस में समाचार पत्र। एक हमारे सिलेबस में किसान आंदोलन, पिजन मूवमेंट। तीसरा हमारे सिलेबस में प्रजामंडल आंदोलन।
एक हमारे सिलेबस के अंदर है आपके जनजातीय आंदोलन। एक हमारे सिलेबस में राजस्थान का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान। एक हमारे सिलेबस में 1857 की क्रांति, रिवोल्ट ऑफ 1857 एडी। तो ये प्रमुख 6 टॉपिक है जो हमारे मॉडर्न हिस्ट्री से हमारे क्या है सिलेबस के अंदर है। हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे वो है हमारे आपके मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास। मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास के अंदर मैंने आपको 6 प्रमुख डायनेस्टी हमारे बताई थी, जिसके अंदर गुहिल या सिसोदिया राजवंश था, राठौड़ थे हमारे सिलेबस के अंदर, आपके कच्छवा था, परमार थे, प्रत्यार थे, चौहान, ये प्रमुख 6 राजवंश थे। उसमें से आज हम जो शुरुआत करेंगे वो हमारे मेवाड़ का इतिहास होगा। मेवाड़ के इतिहास जिसको गुहिल या सिसोदिया डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं हम। गुहिल या सिसोदिया राजवंश एक एक करके सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं गुहिल या सिसोदिया राजवंश से। पहला हमारा आता है सामोली अभिलेख। सामोली अभिलेख या सामोली इंक्रिप्शन। सामोली अभिलेख क्या है? तो ये गुहिल डायनेस्टी के बारे में या गुहिल राजवंश के बारे में जानकारी देने वाला सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। यानी मैं बोलूँ तो है कि गुहिल वंश के बारे में जानकारी देने वाला प्राचीनतम यदि कोई अभिलेख है तो हमारा कौन सा अभिलेख है? सामोली अभिलेख है। सामोली अभिलेख कब का है? तो ये आपके 647 एडी का, 647 ईस्वी का अभिलेख है। मैं इस अभिलेख के बारे में आपको 2-4 बातें और बताऊं तो ये अभिलेख गुहिल डायनेस्टी का 5वां राजा था जिसका नाम था शिलादित्य। गुहिल डायनेस्टी का 5वां वंशज या 5वां जो राजा था उसका क्या नाम था? शिलादित्य। और शिलादित्य नाम का एक राजा था और उसके टाइम का ये अभिलेख है। अभिलेख कब का है? तो 646 ईस्वी का ये अभिलेख है। इस अभिलेख के अंदर क्या है? तो ये ध्यान रखना कि इस अभिलेख के बारे में, गुहिल डायनेस्टी के बारे में जानकारी देने वाला प्राचीनतम अभिलेख है। गुहिल वंश के 5वें राजा शिलादित्य का ये अभिलेख है। और हम पढ़ते हैं कि भाई गुहिल डायनेस्टी की स्थापना गुहिल ने की थी। गुहिल ने कब की थी? तो 566 ईस्वी के अंदर। हम बोलते हैं भाई गुहिल के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, तो गुहिल डायनेस्टी के 5वें राजा शिलादित्य के बारे में हमारे पास जानकारी है। शिलादित्य का यदि टाइम पीरियड 646 है तो इससे पहले 4 राजाओं ने राज किया था। तो एक राजा का यदि हम औसत टाइम पीरियड 20 वर्ष माने तो इससे हम जो गुहिल का जो अनुमानित टाइम पीरियड का पता लगा सकते हैं और उसे पता लगा सकते हैं गुहिल ने जो गुहिल डायनेस्टी की स्थापना कब की थी। मैं 5 वंशजों के नाम लिख रहा हूँ यहाँ पर। पहला वंशज हमारे गुहिल था। गुहिल के बाद में भोज था। भोज के बाद में महेंद्र था। महेंद्र के बाद में नाग था। और नाग के बाद में हमारा 5वां राजा कौन था? शिलादित्य था। और इस शिलादित्य के टाइम का कौन सा अभिलेख है? हमारा सामोली अभिलेख है। मैं यदि इसके टाइम पीरियड की बात करूं, महेंद्र का टाइम पीरियड क्या था? महेंद्र का यदि शिलादित्य का टाइम 646 था तो माना कि भाई शिलादित्य ने 20 साल राज किया। तो मैं बात करूं महेंद्र के टाइम पीरियड की, तो महेंद्र का टाइम पीरियड होगा आपका 626 के समथिंग इसका टाइम पीरियड रहा। मैं वही बात करूं भोज की, सॉरी ये टाइम पीरियड था आपका ये आपके टाइम पीरियड है 626 ईस्वी नाग का। मैं बात करूं महेंद्र का, तो महेंद्र का टाइम पीरियड होगा 606। और मैं वही बात करूं आपके भोज की, तो भोज का जो टाइम पीरियड होगा वो होगा आपका 586 वर्ष। और मैं आपके गुहिल की बात करूं तो गुहिल का कौन सा होगा? 566। अर्थात गुहिल ने है जो गुहिल डायनेस्टी की स्थापना कब की थी? 566 ईस्वी के अंदर की थी। तो ये हमारे आपके सामोली अभिलेख है। तो यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि गुहिल वंश के बारे में जानकारी देने वाला पहला अभिलेख कौन सा है, तो सामोली अभिलेख है।
कि ये किसका अभिलेख है, किसके टाइम का है, तो शिलादित्य नाम के राजा का है, जो कि कब का है, 646 ईस्वी कब का क्या है, अभिलेख है। मैं आगे आपके बात करूं, हमारा अगला टॉपिक है गुहिल रियासतें, गुहिल प्रेस्टिलिट्स के गुहिलों की कौन कौन सी रियासतें थी, गुहिलों ने कहाँ कहाँ पर राज किया। तो प्रमुख गुहिलों की 5 रियासतें थी। कितने रियासतें थी? 5 रियासतें थी। मैं 5 रियासतों की बात करूं तो मेवाड़ रियासत, मेवाड़ के अलावा 3 वागड़ की रियासतें थी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। एक हमारी जो सबसे छोटी रियासत थी जिसका नाम था शाहपुरा, जो कि भीलवाड़ा के अंदर आता है। तो ये 5 गोहिलों की प्रमुख रियासतें थी जहाँ पर गोहिल है जो क्या करते आपके राज किया करते थे। मैं आगे आपके गोहिलों के बारे में बात करूं तो गोहिलों की शाखाएं, गोहिलों की कितनी शाखाएं थी? तो गोहिलों की टोटल 24 शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी? 24 शाखाएं थी। और ये शाखाएं किसके अनुसार है? तो ध्यान रखना, कर्नल जेम्स टोड और मोहनोत नैन्सी के अनुसार गोहिलों की कितनी शाखाएं हैं? तो गोहिलों की कितनी शाखाएं हैं? 24 शाखाएं हैं। गोहिलों के बारे में एक फैक्ट आपको और बताऊं तो गोहिल आया हमारे सूर्यवंशी हिंदू थे। कौन से हिंदू थे? सूर्यवंशी हिंदू थे। आगे मैं गोहिलों के बारे में बात करूं, अगला हमारा नया एशियंट नेम ऑफ मेवाड़। मेवाड़ के प्राचीन नाम कौन कौन से हैं? मेवाड़ के 3 प्राचीन नाम हैं। एक हमारा था मेदपाट, एक आता आपका प्रागवाट, एक आता आपका सिवी जनपद। ये 3 आपके क्या है? मेवाड़ के क्या आपके प्राचीन नाम है। मैं आगे बात करूँ आपके तो हमारे आता है कि भाई मेवाड़ का एक हमारा टॉपिक और है जिसका नाम है मेवाड़ का भौगोलिक विस्तार। मेवाड़ का भौगोलिक विस्तार। मेवाड़ का भौगोलिक विस्तार कहाँ कहाँ है, जिसे आज हम मेवाड़ बोलते हैं, उसके अंदर कौन कौन से जिले हैं जो सम्मिलित हैं, उसके बारे में यदि हम चर्चा करें तो इसके अंदर हमारे आपके जो एक जिला था राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ये प्रमुख जिले हैं। एक हमारा नया डिस्ट्रिक्ट बना है अभी हाल ही में जिसका नाम है सुलुम्बर, वही आपके इसी के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर जो प्रमुख डिस्ट्रिक्ट हैं उनके नाम लिख रहा हूँ मैं एक साइड, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा का माइनर पार्ट इसी के अंदर आता है। और मैं बात करूँ आपके सुलुम्बर की, जो हमारा एक नया डिस्ट्रिक्ट बना है, ये 5 जिले हैं जो हमारे किसके अंदर आते हैं? मेवाड़ के अंदर आते हैं। और आगे हम मैं बात करूं तो मेवाड़ डायनेस्टी का हमारा जो पहला राजा है उसका नाम है बप्पा रावल। बप्पा रावल के बारे में पढ़ते हैं। बप्पा रावल कौन था? बप्पा रावल के बारे में पढ़ते हैं। बप्पा रावल के बारे में पढ़ते हैं कि बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या नाम था। तो बप्पा रावल का जो वास्तविक नाम था, बप्पा रावल का वास्तविक नाम, इसका वास्तविक नाम था काल भोज। काल भोज इसका वास्तविक नाम था। और मैं आगे बात करूं तो बप्पा रावल ने ये आपके हरित ऋषि का शिष्य था। कौन से ऋषि का? हरित ऋषि का क्या था? आपका शिष्य था। और यह 734 ईस्वी के अंदर, कब? 734 ईस्वी के अंदर मान मौर्य नाम के राजा को हराता है और यहाँ पर क्या कर लेता? आपका कब्जा कर लेता। तो वो कौन था?
बप्पा रावल था। तो बप्पा रावल हरित नामक ऋषि का ऋषि था। 734 के अंदर मान मौर्य को हराता है और हमारे यहाँ पर चित्तौड़ पर क्या कर लेता है, कब्जे कर लेता है। ये जब टाइम राजा बना था तब इसने अपनी जो नई राजधानी बनाई थी उस राजधानी का नाम था आपका नागदा। राजधानी कौन सी थी इसकी, नागदा थी। और मेवाड़ वाले जितने भी राजा हुए आप स्वयं को अपने आप को एकलिंग जी का दीवान मानते। किसका दीवान मानते हैं, एकलिंग जी का दीवान मानते हैं। इसलिए बप्पा रावल ने जो अपनी राजधानी नागदा के अंदर है जो आपके एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था, एकलिंग जी मंदिर का निर्माण करवाया था। ये भगवान शिव जी का मंदिर है, इसका क्या करवाया था, आपका निर्माण करवाया था। मैं आगे आपके बप्पा रावल के बारे में और बात करूं तो बप्पा रावल के टाइम मेवाड़ के अंदर सोने के सिक्के चलाए गए थे। सोने के सिक्के चलाए गए थे और ये सिक्के आपके कितने, 115 ग्रेन के थे। कितने ग्रेन के थे, 115 ग्रेन के थे। मैं आगे बात करूं आपके बप्पा रावल की तो इसने बप्पा रावल ने जो मुस्लिम सेनाओं को हराया था और मुस्लिम सेना को हराते ये गजनी तक चला गया था और गजनी का राजा था सलीम। उस सलीम को वहाँ से राजा हटाता है और अपने भांजे को वहाँ पर क्या बना देता है, राजा बना देता। तो ये भी आप ध्यान रखना कि इसने मुस्लिम सेना को हराया था। मुस्लिम सेना को हराया और हराकर गजनी के राजा सलीम को हटाता है। गजनी के राजा सलीम को हटाकर उसकी जगह अपने भांजे को क्या बना देता है, वहाँ का राजा बना देता है। तो आपका कौन था, बप्पा रावल था। बप्पा रावल के बारे में और मैं तो आपको 2-4 बात बताऊँ तो बप्पा रावल के जो सैन्य शिविर है पाकिस्तान के अंदर एक शहर का नाम है जिसका नाम है रावलपिंडी। शहर का क्या नाम है, रावलपिंडी। उस रावलपिंडी शहर का जो नाम है बप्पा रावल के सैन्य शिविर के कारण ही पड़ा था। तो आप लोग ये भी ध्यान रखना कि इसका नाम है जो किसके कारण पड़ा, बप्पा रावल के सैन्य शिविर के कारण इसका नाम क्या पड़ा, रावलपिंडी पड़ा। मैं आगे बप्पा रावल की बात करूं तो एक हमारे इतिहासकार थे जिनका नाम था सीवी वैद्य। इस सीवी वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स माल्टेन से की थी। किससे की थी, चार्ल्स माल्टेन से इसकी क्या की थी, तुलना की थी। चार्ल्स माल्टेन फ्रांस का था। तो आप ये लोग ये भी ध्यान रखना कि वह कौन सा बंदा था जिसने बप्पा रावल की तुलना जो चार्ल्स माल्टेन से की, तो वो सीवी वैद्य थी। या क्वेश्चन ऐसे घुमा के आ जाए कि सीवी वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना किससे की थी, तो किससे की थी, आपके चार्ल्स माल्टेन से की थी। तो ये आप लोग ध्यान रखना। मैं आगे आपके बात करूं बप्पा रावल की आपके उपाधियाँ कौन कौन से, उनके टाइटल कौन कौन से, बप्पा रावल की उपाधियाँ। तो बप्पा रावल की उपाधि आपके हिंदू सूरज, इनकी एक उपाधि आपके हिंदू सूरज, एक इनकी उपाधि आपके राजगुरु, एक इनकी उपाधि आपके चकवे। ये 3 इनकी प्रमुख उपाधियां हैं। तो ध्यान रखना कि भाई कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले बप्पा रावल की उपाधियां कौन कौन सी थी, तो हिंदू सूरज, राजगुरु और चकवे इनकी क्या थी, उपाधियां थी। मैं अगले राजा की बात करूं तो हमारा अगला राजा था जिसका नाम है अल्लट। अगले राजा क्या नाम है, अल्लट। अल्लट के बारे में पढ़ते हैं। अल्लट के बारे में पढ़ते हैं तो इसका एक आता है कि इसका अन्य नाम क्या था। अल्लट का अन्य नाम क्या था, तो अल्लट का अन्य नाम था आलू रावल। क्या नाम था, आलू रावल इसका अन्य नाम था। और क्या क्या इसके बारे में, इसके टाइम की एक प्रशस्ति मिलती है हमें जिसका नाम है सारणेश्वर प्रशस्ति। और सारणेश्वर प्रशस्ति हमें क्या क्या जानकारी देता है, तो वो देखते हैं। सारणेश्वर प्रशस्ति के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि हमारे इसने एक अपनी नई राजधानी बनाई थी। उस नई राजधानी का नाम था अहाड।
इसने अपनी नई राजधानी कौन सी बनाई थी? अहाड़। तो ध्यान रखना कि आपके अल्लट ने कौन सी नई राजधानी बनाई थी, तो इस राजधानी का क्या नाम था? आपका अहाड़। उन्होंने नई राजधानी बनाई थी और यहाँ पर अहाड़ के अंदर एक वराह मंदिर का निर्माण करा था। किसका निर्माण करा था? वराह मंदिर का यहाँ पर क्या करवाता है? निर्माण कराता है। यह वराह मंदिर में बात करूँ, भगवान विष्णु का मंदिर है, इसका क्या करवाता? निर्माण कराता। तो ध्यान रखना कि आपके जो बप्पा रावल थे, बप्पा रावल ने नागदा के अंदर एक लिंग जी के मंदिर का निर्माण कराया था, जो कि भगवान शिव जी के मंदिर, भगवान शिव का मंदिर है। और आपके अल्लट ने जो अपनी राजधानी अहाड़ के अंदर है, वरा मंदिर का क्या कराया था? निर्माण कराया था, जो कि भगवान विष्णु का मंदिर है। तो हमारे यहाँ पर आपके जो गोयल है, उनकी 2 राजधानियाँ चेंज हो चुकी हैं। बप्पा रावल था, उनकी राजधानी हमारे आपके नागदा थी। और मैं बात करूँ आपके अल्लट, तो अल्लट के समय जो राजधानी है वो कहाँ पर आ गई थी? अहाड़ आ गई थी। मैं आगे इस प्रशस्ति के बारे में बात करूँ तो ये प्रशस्ति हमें और जानकारी वहाँ के कर व्यवस्था यानी वहाँ के टैक्स का क्या सिस्टम है उसके बारे में जानकारी देती है। मैं इस प्रशस्ति के बारे में और बात करूँ तो ये वहाँ के प्रशासनिक विभाजन, वहाँ के प्रशासनिक विभाजन के बारे में भी क्या देती है? जानकारी देती है। वहाँ पर कौन कौन से वहाँ के अधिकारी थे तो उनके बारे में देखते हैं। उनके अधिकारी कौन कौन थे? तो अल्लट के समय वहाँ के जो राज्य थे उसके अंदर 5 प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे। 5 के क्या क्या नाम है मैं इधर आपके लिख रहा हूँ। एक था आपका अमात्य। अमात्य का मतलब होता प्रधान। जो मुख्य अधिकारी हुआ करता था उसको अमात्य के नाम से जानते, जिसका मतलब क्या होता था? प्रधान होता था। एक वहाँ पर जो अधिकारी था जिसका नाम था संधि विग्रह। संधि विग्रह, संधि विग्रह के बारे में बात करते हैं। संधि का मतलब क्या होता है? जोड़ना, और विग्रह का मतलब होता है तोड़ना। तो यदि किसी राजा की संधि होती तो वहाँ पर किसी प्रकार का युद्ध नहीं होता, अर्थात ये संधि विग्रह होता था। ये हमारे शांति एवं युद्ध का अधिकारी हुआ करता था। तो ध्यान रखना, शांति एवं जो युद्ध का अधिकारी हुआ करता था उसको हम किस नाम से जानते थे? संधि विग्रह के नाम से जानते थे। तीसरा हमारा जो अधिकारी था जिसका नाम था आपका भिस्गाधिराज। क्या नाम था? भिस्गाधिराज। भिस्गाधिराज नाम था। और ये जो भिस्गाधिराज था ये हमारे वहाँ का मुख्य चिकित्सा अधिकारी था। क्या क्या नाम इसका, क्या कार्य था? ये वहाँ का मुख्य चिकित्सा अधिकारी था। तो कोई पूछ लेगा कि अल्लट के समय में जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी था उसको किस नाम से जानते थे, तो उसका क्या नाम था? आपका भिस्गाधिराज उसका नाम था। मैं आगे बात करूँ आपके, चौथा जो इसका मुख्य अधिकारी था जिसका नाम था अक्षपटलिक। क्या नाम था? अक्षपटलिक। और ये अक्षपटलिक है जो हमारे आय एवं व्यय का अधिकारी था। किसका अधिकारी था? आय एवं व्यय का अधिकारी था। तो ध्यान रखना भाई, अक्षपटलिक कौन था? आय और व्यय का अधिकारी। पांचवा मैं अधिकारी की बात कर रहा हूं, तो पांचवा जो अधिकारी था उसका नाम था बंदीपति। क्या नाम था? बंदीपति। ये जो होता है ये राजाओं की प्रशंसा करने के लिए हुआ करता था। तो ध्यान रखना कि भाई अल्लट के समय जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी थे वो 5 प्रकार के थे। अमात्य जिसको प्रधान कहते थे, मुख्य अधिकारी हुआ करता था, संधि विग्रह जो शांति एवं युद्ध का अधिकारी हुआ करता था। मैं बात करूँ आपके भिस्गाधिराज की, ये मुख्य चिकित्सा अधिकारी हुआ करता था। अक्षपटलिक जो आय एवं व्यय का अधिकारी हुआ करता था। बंदीपति ये जो राजाओं की प्रशंसा के लिए हुआ करता था। मैं आगे आपके अल्लट की बात करूँ तो अल्लट के समय एक 8 अभिलेख मिलता है।
8 फुट अभिलेख। ये 8 फुट अभिलेख आपके 977 ईस्वी का है। इसको अहाड़ अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। यह किसी मेवाड़ के किसी शक्ति कुमार नाम के राजा का अभिलेख है। शक्ति कुमार नाम के राजा का अभिलेख है। यह अभिलेख हमें क्या जानकारी देता है? तो यह अभिलेख हमें जानकारी देता है कि अल्लट के एक राजकुमार रानी थी जिसका नाम था हरियादेव हूण। हरियादेव हूण राजकुमारी थी। इसने एक नगर की स्थापना की थी। उस नगर का नाम था आपका हर्षपुर। उस नगर का क्या नाम था? हर्षपुर नगर की स्थापना की थी। ये जानकारी हमें कौन देता है? तो ये हमें जानकारी कौन देता है? आपका 8 फुट अभिलेख या अहाड़ अभिलेख जानकारी देता है। तो ये था हमारा अल्लट। अल्लट के बारे में आपको मैं वापस थोड़ा रिवीजन करवा दूं। तो अल्लट का जो आपका मैं बोलूँ अन्य नाम था तो वो आलू रावल था इसका अन्य नाम। इसके समय हमें एक सारणेश्वर प्रशस्ति मिलती है। सारणेश्वर प्रशस्ति हमें है जो वहाँ के आय व्यय के बारे में, वहाँ की टैक्स व्यवस्था के बारे में, उन्होंने अपनी एक नई राजधानी बनाई थी अहाड़, उसके बारे में जानकारी देता है। अहाड़ के अंदर उन्होंने आपके जो भगवान विष्णु का वरा मंदिर का निर्माण किया था उसके बारे में हमें क्या देती है? जानकारी देते हैं। तो आपके सारणेश्वर प्रशस्ति थी। और वहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कौन कौन थे? तो अम्मा थे आपका बिस्गादी राज हुए, अक्ष पटलिक, बंदीपति और संधिवीर वहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी थे। एक हमें यहाँ पर जो आपके 8 फुट अभिलेख मिलता है 977 ईस्वी का है, किसी शक्ति कुमार नाम के राजा का अभिलेख है। और इससे हमें जानकारी मिलती है कि अल्लट की एक आपके हरियादेव हूण नाम के कोई राजकुमारी थी, रानी थी, और उसने आपके जो हर्षपुर नामक के नगर बसाया था उसके बारे में हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। मैं आगे बात करूं तो हमारा अगला जो राजा है उसका नाम है आपका जैत्र सिंह। अगला राजा है जिसका क्या नाम है? जैत्र सिंह। जैत्र सिंह के बारे में बात करें, जैत्र सिंह ने क्या किया बात? तो जैत्र सिंह के समय एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था जिसका नाम है हमारे भूताला का युद्ध। कौन सा युद्ध? भूताला का युद्ध, बैटल ऑफ भूताला या भूताला का युद्ध। यह युद्ध हमारे 1227 ईस्वी के अंदर हुआ था। युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, क्या हुआ था, उसके बारे में देखते हैं। तो एक हमारे था मेवाड़ साइड से था हमारा जैत्र सिंह। जैत्र सिंह वर्सेस दिल्ली का राजा हुआ करता था हमारे, जिसका नाम था इल्तुमिश। और उन इल्तुमिश के और जैत्र सिंह के बीच में युद्ध होता है, उसका नाम हमारा क्या है? भूताला का युद्ध है। और इस युद्ध के अंदर है जो आपके जैत्र सिंह की क्या हुई थी? विजय हुई थी। जैत्र सिंह इस युद्ध के अंदर जीत गया था। और ऐसा कहा जाता है कि इल्तुमिश की जो भागती हुई सेना थी वो अहाड़ को लूट लेती है। और उसके बाद में इस जैत्र सिंह ने अपनी एक नई राजधानी बनाई थी, उसका नाम था आपका चित्तौड़। तो ध्यान रखना कि भाई गोयलों की 3 राजधानी हो गई थी। एक पहली राजधानी थी नागदा जो कि बप्पा रावल ने बनाई थी। दूसरी राजधानी अहाड़ थी जो आपके अल्लट ने बनाई थी। तीसरी राजधानी कौन सी आ गई? आपकी चित्तौड़। तो ध्यान रखना चित्तौड़ राजधानी किसके समय बनी थी? आपके जैत्र सिंह के बनी थी। जैत्र सिंह के समय कौन सा युद्ध हुआ था? भूताला का युद्ध हुआ था। 1227 ईस्वी के अंदर युद्ध होता है। किस किस के बीच में होता है? जैत्र सिंह वर्सेस इल्तुमिश के बीच में युद्ध होता है। जैत्र सिंह की इसमें जीत होती है। और इल्तुमिश की जो भागती हुई सेना है वो आपको किसको? अहाड़ को लूट लेती है। इसके बाद में अपनी नई राजधानी कौन सी बनाता है? आपका चित्तौड़गढ़ नई राजधानी बनाता है। मैं बात करूँ आपके इसके अंदर आपके जैत्र सिंह के कौन कौन से सेनापति थे? 2 सेनापतियों के नाम याद रखना है आपको। एक सेनापति था जिसका नाम था बालक, और एक सेनापति था जिसका नाम था आपका मदन। तो ये 2 प्रमुख सेनापति थे इसका जो इस युद्ध के अंदर क्या करते हैं? लड़ते हैं। मैं आगे आपके बात करूं जैत्र सिंह के बारे में। तो जैत्र सिंह के बारे में आगे आता है आपके जैत्र सिंह के बारे में एक पुस्तक लिखी हुई है हमीर मद मर्दन। पुस्तक का नाम है हमीर मद मर्दन। जय सिंह सूरी की ये पुस्तक है। और इस पुस्तक के अंदर में आपके हमीर कौन है? तो इस हमीर के बारे में बताया कि इसके अंदर जो हमीर है आपका वो है आपके इल्तुमिश के बारे में बताया हुआ है। किसके बारे में बताया हुआ है? इल्तुमिश के बारे में बताया हुआ है।
तो ध्यान रखना, कोई पूछ ले कि हम्मेर मद मर्दन पुस्तक किसकी है, तो हम्मेर मद मर्दन पुस्तक आपके हम्मेर की नहीं है बल्कि किसकी है, आपके जय सिंह सूरी की है। किसके बारे में बता रखा है, तो आपके इल्तुतमिश के बारे में बता रखा है। एक हमारे प्रसिद्ध इतिहासकार हुए थे जिसका नाम था डॉक्टर दशरथ शर्मा, और वो डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा, और डॉक्टर दशरथ शर्मा क्या कहते हैं कि मेवाड़ के अंदर यदि किसी का स्वर्ण टाइम पीरियड रहा, गोल्डन टाइम पीरियड यदि किसी का रहा है, तो आपका कौन सा राजा है, जैत सिंह है। तो दशरथ शर्मा के अनुसार इसका क्या है, मेवाड़ का क्या है, स्वर्ण काल है, मेवाड़ का स्वर्ण काल। क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि मेवाड़ का स्वर्ण काल किसके टाइम को कहा जाता है, किसके टाइम को कहा जाता है, आपके जैत सिंह के समय को कहा जाता है। आपको मैं जैत सिंह के बारे में इतना ही था, एक बार वापस आपको जैत सिंह के बारे में रिवीजन करवा देता हूँ। जैत सिंह के बारे में, जैत सिंह के समय भूताला का युद्ध हुआ था, 1227 ईस्वी के अंदर ये युद्ध होता है। इस युद्ध के अंदर आपके जैत सिंह और इल्तुतमिश के बीच में युद्ध होता है। इसके जो दो प्रमुख सेनापति, एक का नाम था बालक, एक का नाम था आपका मदन। इस युद्ध के अंदर आपके जैत सिंह की जीत होती है। इस युद्ध के अंदर आपके इल्तुतमिश की जो भागती हुई सेना थी वो आपको नागदा को लूट लेती है, और लूटने के बाद में जैत सिंह ने अपनी एक नई राजधानी बनाता है। उस नई राजधानी का नाम था आपका चित्तौड़। तो ध्यान रखना, चित्तौड़ जो राजधानी है वो किसके समय आई थी, आपके जैत सिंह के समय आई थी। मैं आगे बात करूँ, आपके हम्मेर मद मर्दन पुस्तक किसकी है, जय सिंह सूरी की पुस्तक है, और इसके अंदर किसके बारे में बता रखा है, तो इल्तुतमिश के बारे में बता रखा है। और आगे रहे कि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने मेवाड़ का स्वर्ण काल किसके टाइम पीरियड को कहा है, तो आपके जैत सिंह का टाइम पीरियड है। और आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बने रहिए हमारे साथ।